हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रिय रंजन हूँ और आज का जो टॉपिक है हमारा ये स्पेशली जो पेपर है उस पेपर से रिलेटेड है, रूरल सोशियोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो रूरल सोशियोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड साइकोलॉजी में आप इस टॉपिक को देख रहे हैं क्या? तो ये जो आपका टॉपिक है ये है कम्युनिकेशन को लेकर के। तो कम्युनिकेशन को लेकर के यानी संचार को लेकर के, ग्रामीण स्तर पे भी संचार लोग करते हैं, बहुत सारे माध्यम अब हो गए हैं। पहले तो मौखिक संचार हुआ करते थे और लेटर्स के माध्यम से भी संचार हुआ करते थे, नहीं तो मीडियम के रूप में जो संवादिया होता था, खास करके नाई वगैरह या और भी कोई व्यक्ति, उसके माध्यम से आप अपने संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं हम क्या, कम्युनिकेशन को लेकर के, कम्युनिकेशन यानी संचार को लेकर के। ये जो संचार आप देख रहे हैं ये संचार, उसको लेकर के चलते हैं। देखिए, ये जो कम्युनिकेशन वर्ड होता है ये लैटिन वर्ड कम्युनिस से बना हुआ है। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है, ये लैटिन वर्ड कम्युनिस से बना हुआ है और इसको इंग्लिश में आप जानते होंगे कॉमन कहा जाता है। लैटिन वर्ड कम्युनिस से बना हुआ है और इसका जो इंग्लिश वर्ड होता है, इंग्लिश वर्जन होता है, ये कॉमन होता है, जिसका मतलब होता है सम्मिलित। तो कभी भी जब कम्युनिकेशन यानी संचार होता है तो संचार दो व्यक्तियों के बीच में होता है, दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में होता है। ठीक है, तो सम्मिलित रूप से जब लोग क्या करते हैं, सम्मिलित रूप से दो या दो से अधिक व्यक्ति सम्मिलित रूप से जब अपने विचारों को या सूचनाओं का आदान प्रदान मौखिक रूप से या लिखित रूप से करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। ठीक, और ये जो संचार होता है ये किन चीज़ों से इसका निर्माण होगा? संचार जैसे मौखिक रूप में तो आप मौखिक रूप से तो आप शब्दों के माध्यम से करते हैं, लेकिन जब लिखित रूप में बात आएगी तो आप संकेतों का प्रयोग करेंगे और विशेष चिन्हों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका हुआ कि संचार जो होता है ये लैटिन वर्ड कम्युनिस से बना और इंग्लिश में ये कॉमन होता है, हिंदी में इसको सम्मिलित रूप से। तो जब दो या दो से अधिक लोग सम्मिलित रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान लिखित रूप में या मौखिक रूप में करते हैं या फिर सूचनाओं का आदान प्रदान आपस में करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम क्या, इस दूसरे पॉइंट की तरफ कि संचार का ये जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, संचार की जो प्रक्रिया होती है, ये कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले बात आती है आपकी ये सोर्स की। जैसे मान लीजिए कि ए है और बी है, ये दो पर्सन है, दो व्यक्ति हैं, इन दोनों के बीच में आपको संचार हो रहा है। तो संचार के लिए जो ए नाम का व्यक्ति है ये सबसे पहले एक सोर्स को, सोर्स यानी स्रोत जहाँ से शब्दों की या जो संदेश होते हैं जिसकी उत्पत्ति होती है, उसी को हम लोग सोर्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सोर्स देखा जाता है, इसमें सोर्स आता है, उसके बाद में उसकी एनकोडिंग होती है। एनकोडिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपके मस्तिष्क में सबसे पहले आपका मस्तिष्क जो होता है वो सोर्स हो गया, मान के चलिए। उसमें कोई भी बात जब आप सोचते हैं तो उसको आप क्या करते हैं, मोबाइल पे लिखते हैं, मान लीजिए या तो मोबाइल पे जो आप लिखते हैं या पेन से पेपर पे लिखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एनकोडिंग, जनरेट करना। ठीक है, अब एनकोडिंग के बाद में जो आप उसको कंप्लीट करते हैं तो उससे क्या होता है, एक संदेश का निर्माण होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि जब संदेश आपने बना लिया तो उस संदेश को अब कहाँ भेजना है, उस संदेश को आपको बी तक पहुँचाना है। तो बी तक पहुँचाने के लिए कोई ना कोई एक क्या होता है, चैनल चाहिए होता है, प्रॉपर वे में एक माध्यम होना चाहिए। तो उस माध्यम से आप क्या करते हैं, बी तक पहुँचाते हैं। तो संदेश भेजने वाला जो व्यक्ति ए है इसको हम लोग कहते हैं सेंडर, और जो संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है उसको हम लोग रिसीवर कहते हैं। ठीक, तो ये सेंडर के द्वारा जो रिसीवर के पास में मैसेज किसी चैनल के माध्यम से भेजा गया है, तो अब वही जो व्यक्ति बी है जिसको कि ए ने संदेश भेजा है उसकी पुष्टि करता है, यानी वो देखता है। ठीक है, तो जब वो देखता है मैसेज निकाल के तो उसको डिकोडिंग कहते हैं, डिकोड करना कहते हैं। इनकोड करना, इसने इनकोड किया तो इसने उस मैसेज को देखा, इसको डिकोडिंग कहते हैं। अब उस मैसेज को पढ़ने के बाद में इस पर जो प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग इफेक्ट कहते हैं, और जब उस पर कोई प्रतिक्रिया देता है, यस और नो, या कोई संदेश भेजता है बी तक, तो उसको हम लोग फीडबैक या इफेक्ट कह सकते हैं।
ठीक है। तो ये सारा जो आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कैसे चलता है, पहले जो सेंडर होता है उसके दिमाग में किसी मैसेज की उत्पत्ति होती है, वो फिर उसकी इनकोडिंग करता है, यानी उस मैसेज को वो शब्दों, संकेतों या विशेष चिन्हों के माध्यम से लिखता है, उससे मैसेज का निर्माण होता है। फिर एक प्रॉपर चैनल से वो क्या करता है कि बी तक उसको भेजता है, बी जो रिसीवर हो गया, और फिर बी क्या करता है, उस मैसेज को देखता है, तो उसको मैसेज का देखना डिकोडिंग हो गया, और उस मैसेज को सोचना, समझना और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना, ये क्या हो गया, आपका इफेक्ट हो गया। क्लियर हुआ ये? अब चलते हैं हम क्या, जो नेक्स्ट है आपका, ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये मेन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, यानी जो संचार के महत्वपूर्ण तत्व हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए, सामान्यतः किसी भी बुक में अगर आप देखेंगे तो सामान्यतः जो मेन एलिमेंट्स ऑफ आपके कम्युनिकेशन होते हैं ये 4 होते हैं। एक तो हो गया आपका सोर्स, दूसरा हो गया मैसेज, तीसरा हो गया चैनल, और चौथा हो जाएगा रिसीवर। ठीक है। तो मेन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में सोर्स में आपको पता ही है, जहाँ से मैसेज जनरेट होता है, जहाँ से मैसेज को क्या कहते हैं हिंदी में, आप इसको, जहाँ से आप किसी चीज़ की उत्पत्ति करते हैं उसको हम कहते हैं क्या, हिंदी में मैसेज को हम लोग कह सकते हैं संदेश। ठीक है। तो जहाँ से संदेश की उत्पत्ति होती है वही सोर्स होता है, और जो संदेश जिनका आप निर्माण करते हैं वो तो मैसेज होता ही है, जिसके माध्यम से आप भेजते हैं वो चैनल हो जाता है, और जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है वो रिसीवर हो जाता है। तो सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर जो हो गए, यही मेन आपको एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ गए। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखिए एक और चीज़ क्या है आपके बारे में, फीचर्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग के बारे में हम चलते हैं। तो फीचर्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग जो होती है, इसको हम लोग 7 C's के नाम से भी जानते हैं। फीचर्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग यानी कि श्रवण, सुनने के लिए जो प्रभावकारी संचार के लिए जो प्रभावकारी संचार की जो विशेषता होती है उसको हम लोग शॉर्ट में 7 C's कहते हैं। ठीक है। 7 C's में पहला जो है ये आपका होता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है, ये एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ देता है। तो ये जो टॉपिक है आपका, ये जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड टॉपिक है, ये कॉमर्स के बच्चों के लिए भी है और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बच्चे हैं उनके लिए भी है। ठीक है। और अदर जो सोशियोलॉजी वगैरह है उसमें भी आते हैं, साइकोलॉजी में भी ये चीज़ आती है, तो इसीलिए इसका महत्व है। तो देखिए, फीचर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी एक प्रभावपूर्ण संप्रेषण कहेंगे या संचार कहेंगे, इसकी जो विशेषताएं होती हैं उसमें 7 C's में सबसे पहला है कंप्लीटनेस, पूर्णता होनी चाहिए। यानी जो संदेश होता है वो संदेश पूर्ण होना चाहिए, आधा अधूरा संदेश नहीं होना चाहिए। आपने सुना होगा कि अश्वत्थामा मारा गया, महाभारत के टाइम में युधिष्ठिर ने जो आधा अधूरा सत्य बताया था द्रोणाचार्य को कि अश्वत्थामा मारा गया, तो उस पर द्रोणाचार्य ने पूछा था नरो व कुंजर, मतलब कि हाथी माने इंसान या फिर हाथी। तो सिर्फ जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा हस्त, तो उन्हें लगा कि अब तो हस्त तो नहीं, उनको सुनाई दिया अश्वत्थामा था ना। तो आधा अधूरा सत्य होने की वजह से, जानकारी की वजह से वो शोकाकुल हो गए और वही उनकी मृत्यु का कारण बना। तो इस तरीके से कोई भी अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसके फीचर में सबसे पहला फीचर होता है कंप्लीटनेस के बारे में, यानी जो संदेश होता है वो अपने आप में पूर्ण और अर्थ प्रकट करने वाला होना चाहिए। ठीक है। दूसरी जो इसकी विशेषता है, इसका जो महत्वपूर्ण फीचर है, ये है आपका कंसाइजनेस, इसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए। आप ये बताइए कि आप बहुत सारे चैट के माध्यम का, या जैसे आप ट्विटर, एक्स जिसको आप कहते हैं, एक्स हैंडल करते होंगे, या बहुत सारे जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होते हैं वो एक्स पे हैं, लेकिन आप देखे होंगे कि वहाँ जो भी पोस्ट किए जाते हैं वो सारे के सारे पोस्ट बहुत ही कंसाइज होते हैं, सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। जो आपके 7 C's है ना, वो सारे के सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। यहाँ तक कि किसी कंपनी का ऐड आता है आपके मोबाइल पे, आप मेल अगर आप चेक करते हैं तो
या फिर कोई भी अदर तरीके से भी आपसे पूछा जाता है बाई फ़ोन के माध्यम से, मौखिक तरीके से, तो उसमें भी क्या होता है कि ये सातों चीज़ें उसमें होती हैं। तो उसमें जो एक चीज़ आपका कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस की बात आती है, तो कंसाइजनेस का मतलब होता है कि बहुत ही लिमिटेड यानी नपे तुले शब्दों का प्रयोग करते हुए एक जो मैसेज होता है उसको तैयार किया जाता है। अर्थात ये मैसेज ऐसा होता है कि इसमें कंसाइजनेस हो, एक तो है कि वो अर्थ प्रकट करने वाला हो, तो दूसरा है क्या कि इसमें संक्षिप्तता भी हो। ये सेकेंड सी हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्या जो इसका जो इफेक्टिव लिसनिंग का जो थर्ड सी यानी तीसरा सी है, ये है कॉन्सिडरेशन के बारे में, ठीक है। कॉन्सिडरेशन का मतलब होता है कि कंसीडर करना, समझदारी से ये रिलेटेड होता है। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समझदारी, ठीक है। तो संदेश ऐसा भेजा जाना चाहिए जिसमें कि समझदारी झलके। आप जिस व्यक्ति को संदेश भेज रहे हैं उसकी पर्सनालिटी क्या आप पहले से जानते हैं? उस व्यक्ति से क्या आप पहले से परिचित हैं? तो उसके लिए आप अलग तरह के संदेश का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिस पे आपका अधिकार होता है या पहले से आप परिचित होते हैं। जैसे आप मित्रों के साथ अलग तरीके से बात करते हैं, अजनबी के साथ अलग तरीके से बात करते हैं, पिता के साथ अलग तरीके से बात करते हैं, गुरु के साथ अलग तरीके से बात करते हैं। तो इसमें जब आप बात करते हैं तो बात करने के दौरान ये जो थर्ड सी है जिसको हम लोग कंसिडरेशन कहते हैं, समझदारी कहते हैं, वो चीज़ें, उन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ सी की तरफ। जो इसका चौथा सी होता है इसको हम लोग कहते हैं क्लैरिटी। क्लैरिटी यानी स्पष्टता होनी चाहिए। जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा यानी जो भी बातचीत आप करेंगे, जो संचार होगा उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपका मतलब आप समझ सकते हैं ऑडियंस। तो मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो इसमें क्लैरिटी होना बहुत ही ज़रूरी है, किंतु परंतु ऐसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, अन्यथा वो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संचार के अवरोध में गिने जाते हैं, ठीक है। समझ गए बात को? तो ये जो क्लैरिटी है, स्पष्टता है, ये चीज़ आपके कम्युनिकेशन में होना जरूरी है। ये इसकी एक विशेषता है। बिना स्पष्टता के आप अपनी बात को जो रिसीवर है उस तक स्पष्ट तरीके से नहीं पहुंचा पाएंगे। तो क्या होगा कि उसका फीडबैक जो होगा, यानी कि हम इसकी बात करते हैं, ए यदि बी के पास भेजता है तो वो उसको अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएगा। मैं ही अगर आपको इस टॉपिक पे जो भी अपने ऑडियंस तक पहुंचना चाह रहा हूं, तो उस ऑडियंस तक पहुंचने में यदि ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो निश्चित है कि कंप्लीटनेस यदि नहीं हो, कंसाइजनेस नहीं है, कंसिडरेशन नहीं हो, क्लैरिटी नहीं हो, तो इस लेक्चर का कोई मतलब ही नहीं बनता है, और ना ही आप समझ पाएंगे, ना ही आप उसमें इंटरेस्ट ले पाएंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए इस चीज़ को रुचिकर बनाने के लिए और साथ ही साथ उसको एक लिमिटेड समय में ख़त्म करने के लिए ये चीज़ क्या ज़रूरी है? क्लैरिटी का होना भी, स्पष्टता का होना भी ज़रूरी होता है। अब चलते हैं इसके कॉन्क्रीटेंसेस के बारे में, ठीक है। कॉन्क्रीटेंसेस का मतलब होता है स्थिरता। जो आपका मैसेज होगा, जो कम्युनिकेशन होगा, उस कम्युनिकेशन में आप तक अगर मैं बात कर रहा हूँ, आप तक यदि जा रहा हूँ, तो उसमें स्थिरता होनी चाहिए। स्थिरता का मतलब नहीं कि आप जब बात कर रहे हो तो उसमें रुकावट होनी चाहिए। रुकावट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो एक लय में होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, ठीक है। उसमें किंतु परंतु लेकिन इन चीज़ों से बचना चाहिए। है बात समझ में? अब एक चीज़ है आपका कर्टसी होनी चाहिए। आपने देखा क्या? कंप्लीटनेस यानी पूर्णता होनी चाहिए। कम्युनिकेशन, संचार में क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो वो पूर्ण होना चाहिए, जो भी संचार होना चाहिए। कंसाइजनेस होनी चाहिए, उसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए, ज़्यादा लंबा चौड़ा होना नहीं चाहिए। फिर क्या है आपका कंसिडरेशन, उसमें समझदारी झलकनी चाहिए। सामने वाले बंदे को जहाँ तक आप जिसको आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके साथ आपके संबंध किस प्रकार के हैं, या उससे आपकी जान पहचान किस प्रकार की है, वस्तु स्थिति पे भी ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। नेक्स्ट है आपका क्लैरिटी, यानी कि वो स्पष्ट होना चाहिए। जो भी आप भेज रहे हो, कम्युनिकेशन
आप ए से बी को भेज रहे हो ना, तो इसमें स्पष्टता होनी चाहिए कि आप जो कहना चाह रहे हैं, जिस अर्थ में कहना चाह रहे हैं, उसी अर्थ में बी के द्वारा समझा जाता है कि नहीं समझा जाता है। तो आपने अपने मैसेज को जिस वे में और जिस अर्थ में कहा है, और यदि बी उसी वे में उसी अर्थ में समझता है, तो समझिए कि आपने अच्छा कम्युनिकेशन किया है। ठीक है, तो वहाँ पे क्लैरिटी स्पष्ट है, तभी जा कर के बी उस चीज़ को उस वे में समझता है जिस वे में आप बी को कहना चाहते हैं। क्लियर हुआ? अब चलिए एक है कॉन्क्रीट टेंसेस के बारे में। कॉन्क्रीट टेंसेस के बारे में हमने बताई थी स्थिरता, ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, जो छठवां है सी, 6C है, वो है कर्टसी के बारे में। कर्टसी का मतलब होता है कि आपका बोलने का जो तरीका है ना, उसमें शिष्टता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप अगर हम्बल वे में किसी भी संदेश को सामने वाले को कहते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से उस चीज़ को सुनेगा। और अगर आपका बॉडी लैंग्वेज वगैरह वो सारी चीज़ें बिल्कुल उस चीज़ के अनुकूल अगर हैं, तो और भी चार चांद लग जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, जो कर्टसी होती है ना, इसको आपको ध्यान में रखना होता है, यानी श्रेष्ठता को। सामने वाला आपसे उम्र में बड़ा है, या मान लीजिए बड़ा नहीं है, ठीक है, सपोज कीजिए कि आप एक सेलर हो, आप एक सेलर हो, आपके पास बहुत तरह के कस्टमर्स आते हैं। कस्टमर्स में कुछ पढ़े लिखे आते हैं और कुछ ग्रामीण क्षेत्र के किसान भी आते हैं, मजदूर भी आते हैं, हर तबके के कस्टमर्स आते हैं। तो वहाँ पे ये जो आपका फीचर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, बहुत काम आता है। ठीक है, अगर कोई स्थानीय स्तर का व्यक्ति आता है, उससे उसी भाषा में आप बात करते हैं, उसी भाषा में उन सारी चीज़ों को, उसी बोली में उन सारी चीज़ों को समझाते हैं। जो पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति आता है, वो उससे आप उस तरीके से बात करते हैं। तो ये बात का जो तरीका होता है, ये सामने वाले कस्टमर जिस तरह का है उसके अनुसार उसके साथ बातचीत जो आप करते हैं, ये एक कर्टसी का हिस्सा होता है, शिष्टता का हिस्सा होता है। हालांकि देखिए, कहा जाता है कि जो कस्टमर होता है वो गॉड की तरह होता है। मार्केट में विक्रेता नहीं होता है, कस्टमर जो होता है, सेलर नहीं होता है, बायर होता है, जो भी होता है वो कस्टमर होता है। तो किसी भी बायर के साथ यदि आप एक सेलर के रूप में जब पेश आते हैं, तो आप उसकी ज़रूरतों को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। और ये समझने का प्रयास जो होता है कम्युनिकेशन के माध्यम से ही संभव है। और उसमें जो कर्टसी है, यानी जो आपकी शिष्टता है, ये और ज़्यादा उसे प्रभावपूर्ण बना देती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, करेक्टनेस की तरफ। संदेश कैसा होना चाहिए? जो भी संदेश होता है ना, वो संदेश बिल्कुल ही सही होना चाहिए। आपने देखा होगा जितने भी मैसेज आते हैं, चाहे आपको BSNL के थ्रू आते हों, जियो के थ्रू आते हों, कोई भी फ़ोन कॉल्स या फ्रॉड लोन या इन सारी चीज़ों के लिए जो भी कॉल्स आपके पास आए, तो उससे आप सावधान रहें। इससे रिलेटेड आपको हिंदी में भी मैसेज आते हैं और इंग्लिश में भी मैसेज आते हैं, सारे के सारे सटीक होते हैं। ठीक है, तो उसमें हम्बलनेस भी होती है। कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट अगर आप भले ही खरीदें या नहीं खरीदें, आपके मेल पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई होंगी, ऐड वगैरह की चीज़ें, डियर सर और मैडम से इस तरीके से लिखित रूप में वो आता है। ठीक है, आप यदि फीडबैक देते हैं कुछ, तो बदले में वो आपसे फिर दोबारा मेल के माध्यम से या फिर फ़ोन वगैरह के माध्यम से वो संपर्क करते हैं। तो इस तरीके से उसमें क्या होता है कि आप देखिएगा कि जो भी वो मैसेज जनरेट होता है उसमें करेक्टनेस होती है। समझ गए बात को? तो इस तरीके से फीचर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जो 7 C's हैं, ये चीज़ें हमने क्लियर कर ली। यानी कि प्रभावपूर्ण संचार की जो विशेषताएं हैं, वो 7C जो होता है उससे ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब उससे पहले एक टॉपिक था जिसको हमने छोड़ दिया था, ये था क्या आपका कि कंपोनेंट ऑफ ये एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या क्या चीज़ें होती है भाई? एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि जो प्रभावपूर्ण संचार होता है उसके कौन कौन से अवयव होते हैं। ठीक है, प्रभावपूर्ण संचार के जो अवयव आएंगे उसमें आपको सबसे पहले तो आएगा, इन अवयवों में सबसे पहले आपका आता है, आप देखेंगे क्या, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि ये
विचारों से ही इसकी उत्पत्ति होती है। समझ गए? मस्तिष्क जो है यही आपके विचारों का स्रोत होता है। ठीक है? तो सबसे पहले आप किसी चीज़ को सोचते हैं, सोचने के बाद में आप उसको या तो मौखिक रूप से बोलते हैं या फिर उसको क्या करते हैं, लिखते हैं। तो इसका जो एसेंशियल एलिमेंट होता है, ये सबसे पहले क्या होता है, विचार। और विचारों को आप तब क्या करते हैं, एनकोडिंग करते हैं, उसको लिखते हैं या जो भी होता है, या मौखिक रूप से कहने का प्रयास करते हैं। अब जो नेक्स्ट है इसका जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एलिमेंट होता है, ये होता है कॉन्टेक्स्ट, किस संदर्भ में वो विचार आए हैं। मान लीजिए किसी को आप यदि शोक संदेश भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपके मन में जो भी विचार आएंगे लिखित रूप से आप उसको या तो टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से बहुत ही दुखद या जो भी होता है, आप किसी के सेरेमनी होती है, वेडिंग सेरेमनी होती है, तो उसके लिए अलग से आप जो होता है वो भेजते हैं, संदेश भेजते हैं, अपने तरीके से भेजते हैं। दोस्त है उसके लिए अलग से, कोई भाई है उसके लिए अलग से भेजते हैं, कोई सिस्टर है उसके लिए अलग से भेजते हैं। तो ये सब क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एक होता है क्या, एनकोडिंग विचारों की उत्पत्ति से शुरू होती है। ठीक है? दूसरा होता है कंटेस्ट, यानी किस संदर्भ में है वो, किस विषय वस्तु से जुड़ा हुआ है वो, ये भी कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा हुआ होता है। तीसरा होता है क्या, बॉडी लैंग्वेज के बारे में। ठीक है? देखिए बॉडी लैंग्वेज जो होता है ना, ये खास करके जो मौखिक संचार होते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि बॉडी लैंग्वेज में जो एक व्यक्ति मान लीजिए कि बोल नहीं सकता है, तो जब वो बोल नहीं पाएगा तो वो अपने चेहरे के हाव भाव और संकेतों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से आपसे कम्युनिकेट करेगा। ठीक है? तो ऐसे में जो कम्युनिकेशन का वो तरीका होगा, उसमें एक चीज़ आपको क्या ध्यान में रखना पड़ता है, बॉडी लैंग्वेज के बारे में। तो बॉडी लैंग्वेज भी जो है ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक एसेंशियल एलिमेंट होता है, ये बॉडी लैंग्वेज। ठीक है? नेक्स्ट है आपका इंटरफेरेंस के बारे में, कि देखिए उसमें किसी भी तरह का कोई भी विघ्न नहीं होना चाहिए। इंटरफेरेंस का मतलब होता है बाधा। तो मान लीजिए भीड़ भड़ाके वाले जो इलाके होंगे वहाँ पर यदि आप कम्युनिकेशन करेंगे सही तरीके से, फ़ोन मान लीजिए कहीं मोबाइल भी आ जाता है, मोबाइल से कोई कम्युनिकेट आपसे करना चाहता है, तो आप यदि उस शोरगुल वाले इलाके में उस मोबाइल के माध्यम से आप डिकोड करना चाहते हैं उसको और फीडबैक देना चाहते हैं, तो ये नहीं ना हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे शोर शराबा बहुत ज़्यादा है और उसमें संचार में या कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न होती है। ये चीज़ क्लियर हुआ? तो यहाँ पे जो आपको एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, इसमें सबसे पहला है क्या, एनकोडिंग। दूसरा है कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इस संदर्भ में वो जो कम्युनिकेशन है वो। तीसरा उसका होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है। तो जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा, यानी मौखिक नहीं होकर के वो अमौखिक तरीके से होगा, ठीक है, तो उसमें आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, शारीरिक जो भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं वो किस प्रकार की है। चौथा चीज़ जो है ये है इंटरफेरेंस के बारे में, कि इंटरफेरेंस तो उसमें कुछ नहीं है। तो ऐसी मान लीजिए कोई भी ऐसी जगह हो जो कि काम हो, ठीक है, यानी शांत जगह हो, शांत माहौल में कम्युनिकेशन थोड़ा दूसरे तरीके का इफेक्टिव होता है ज़्यादा। ठीक है? नेक्स्ट है क्या, एक्टिव लिसनिंग। देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो सामने वाला बंदा है जिससे आप बातचीत कर रहे हैं, दोनों अगर ध्यान आकर्षण की मुद्रा में रहते हैं, यानी ऐसा लगे कि सामने वाला जो बंदा है, आपने मोदी जी को हमेशा देखा होगा, एक पोस्चर उनका रहता है, एक बॉडी लैंग्वेज रहता है, कहीं भी बैठे रहते हैं, अपने दोनों पैरों को नीचे किए हुए रहते हैं और अपनी ये जो होती हैं दोनों फिंगर्स होते हैं ये, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, शायद तर्जनी कहते हैं, ऐसे 4 फिंगर कहते हैं। तो ये दोनों 4 फिंगर्स को वो ऐसे पोज में रखते हैं, ऐसे पोज में रखते हैं वो, ठीक है, ये देख लीजिएगा, ऐसे पोज में रखते हैं। तो पैरों को एकदम स्ट्रेट वे में बैठ करके, माने ज़्यादा भी स्ट्रेट नहीं, और उसके बाद में दोनों फिंगर्स को ऐसे सटा करके और थोड़ा नॉर्मल वे में, जब आप सामने बैठे रहते हैं, आई टू आई कांटेक्ट रखते हैं और नॉर्मल चीज़ों, माने अपने आप को नॉर्मली उस बंदे के सामने जब पेश करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि ये बंदा हमारे
साथ जो है कनेक्ट हो चुका है और वो कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छे मोड में है और उससे अच्छे तरीके से बातचीत की जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या होता है, एक्टिव लिसनिंग में ऐसा होता है, समझ गए, जिसको हम लोग सक्रिय ध्यान आकर्षण कहते हैं। तो ये चीज़ आपका क्या था, एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ये 4 चीज़ें 5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि जरूरी होती हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम क्या, अब चलते हैं बैरियर्स इन इफेक्टिव लिसनिंग के बारे में। देखिए, बैरियर्स ऑफ इन इफेक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि प्रभावपूर्ण संचार में बाधाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। बहुत तरह की बाधाएं होती हैं। उसमें क्या है, आपका फिजिकल एनवायरनमेंट बैरियर होता है। ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट बैरियर का मतलब होता है कि भौतिक पर्यावरण से संबंधित बाधाएं। भौतिक पर्यावरण से संबंधित बाधाओं का मतलब होता है, एक तो होता है टाइम, दूसरा होता है आपका जगह, तीसरा जो होगा शोर शराबा, चौथा जो होगा वो क्लाइमेट यानी मौसम उस तरह का वहाँ का कैसा है। समझ गए बात को। तो ये सभी चीज़ें सम्मिलित रूप से जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, फिजिकल इन्वायरमेंट बैरियर होता है, यानी कि जो उसको हम लोग कहते हैं क्या, भौतिक वातावरण के अंतर्गत जो बाधाएं होती हैं उसमें टाइम, स्पेस, नॉइस, क्लाइमेट और मीडियम, इन चीज़ों को, ये सारी चीज़ें मिल करके फिजिकल इन्वायरमेंट बैरियर्स बनाती है, यानी वो भौतिक वातावरण में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए कैसे, यदि आप सही समय पे सही मैसेज को क्रिएट नहीं कर पाते हैं, भेज नहीं पाते हैं, तो यह भी फिजिकल इन्वायरमेंट बैरियर के अंतर्गत आता है। दूसरी चीज़ स्पेस, आपने देखा होगा कि कम स्पेस में या ज़्यादा स्पेस में ऐसा होता है, अगर स्पेस लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर कोई व्यक्ति है, उसको यदि सही समय पे सही चीज़ नहीं पहुंच पाए तो क्या होता है, वो भी बैरियर में आता है। ठीक है, नॉइज़ के बारे में, शोरगुल जहाँ भी आती है वो भी बैरियर में हो गया, क्योंकि उससे क्या होता है, संचार में बाधा उत्पन्न होती है। क्लाइमेटिक कंडीशन, अब देखिए क्या है कि इंडिया में एक रहने वाला व्यक्ति है, बहुत सारे लोग, उनके बोली में, खान पान, उन सारी चीज़ों में अंतर आता है। तो यदि क्लाइमेटिक कंडीशन होगा तो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से आप एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जो कम्युनिकेशन करता है तो कम्युनिकेशन में थोड़ी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अब मान लीजिए पहाड़ों पे रहने वाले लोग, आप देखिएगा कि ऊंचाई पे भी रहते हैं, नीचे भी रहते हैं। अब उनको यदि कम्युनिकेशन के लिए कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मोबाइल नहीं हो, ठीक है, अब क्या होगा, अपने संदेश को वो शीघ्र अतिशीघ्र, यदि किसी कारण से डॉक्टर की आवश्यकता हो गई, किसी चीज़ की आवश्यकता होगी, ऐसी स्थिति में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका मोबाइल नेटवर्क काम कर रहे, तो ऐसी स्थिति में जो उसको संचार भेजना होगा या संचार का प्रवाह होगा तो उसमें तो बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्लाइमेट होता है, इस क्लाइमेट पे भी जो होता है, ये फिजिकल इन्वायरमेंट बैरियर्स होते हैं, ये क्लाइमेट भी होते हैं। और मीडियम जो होता है उसका लिखित और मौखिक होता है। ठीक है, लिखित मौखिक दोनों तरह के मीडियम हो सकते हैं, बाधाएं हो सकती हैं। समझ गए। अब देखिए, एक होता है आपका कल्चरल बैरियर के बारे में। ठीक है, यानी सांस्कृतिक जो बाधाएं होती हैं। तो भाई अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान के व्यक्ति के साथ अगर कम्युनिकेट करता है, वो राजस्थानी भाषा बोलता है, ये यहाँ पे खड़ी हिंदी बोलते हैं, दोनों कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे, उसमें बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो इसमें क्या होता है कि कल्चरल बैरियर से, खान पान से लेकर तो छोड़िए, कल्चरल बैरियर से जो भाषा होती है उस भाषाओं में अंतर आने की वजह से ये जो प्रभावपूर्ण संचार होता है उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इफेक्टिव लिसनिंग नहीं हो पाती है। तीसरा जो है आपका, इसको कहते हैं सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर का मतलब होता है भाषा और व्याकरण से संबंधित अवरोध। भाषा का नॉलेज माने लैक ऑफ व्हाट हो गया, शब्दों की कमी पड़ जाती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाते हैं। ठीक है, आपसे बड़ा कोई व्यक्ति है, उसको तुम ताम आप करने लगते हैं, कभी आप कहते हैं कभी तुम कहते हैं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, श्रेष्ठता होनी चाहिए उसमें। ठीक है, और
तो खास करके जो लिखित संप्रेषण या मौखिक संप्रेषण, जो प्रभावपूर्ण संप्रेषण होगा दोनों मिला करके, उसमें सिमेंटिक बैरियर को खास करके ध्यान में रखा जाता है, यानी भाषा और व्याकरण से संबंधित अशुद्धियों को दूर करने का, उससे दूर रहने का प्रयास किया जाता है। अन्यथा एक अच्छा कम्युनिकेटर जो होता है, कभी भी भाषा और व्याकरण की उसको नॉलेज होती है, और वही जो होता है कम्युनिकेट कर पाता है बाहरी लोगों से या जो भी लोग होते हैं आकर्षक तरीके से। तो सिमेंटिक बैरियर में क्या होता है, भाषा और व्याकरण की कमी की वजह से वो जो संचार होता है वो बहुत ही प्रभावकारी नहीं हो पाता है। ठीक है, ये एक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर के बारे में। देखिए, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक जो बाधाएं होती हैं वो किस तरह की होती हैं। संप्रेषण करने वाला व्यक्ति सामने वाले की मनोदशा को ध्यान में रखते हुए ही उससे संचार करता है। अन्यथा क्या हो गया, क्योंकि हो सकता है कि वो व्यक्ति उस मूड में ना हो, क्रोध की अवस्था में भी हो सकता है, तनाव की अवस्था में भी हो सकता है ना। तो इस तरीके से जो इस तरह की साइकोलॉजिकल सिचुएशन में जो व्यक्ति होता है, दोनों में से कोई भी, तो ये आपको बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है, यानी कि प्रभावकारी संचार नहीं हो पाता है इन दोनों के बीच। थैंक यू सो मच टू बी हियर।